ठीक, आवाज आ रही है? हाँ ठीक। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर में। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चों से अनुरोध है एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप जो है तीनों शिफ्ट के जो एनालिसिस है, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप यहां पर कर रहे हैं। उनका एनालिसिस जो है आज आप यहां पर करने वाले हैं। एक चीज आपको याद रखनी है वो ये कि इससे पहले के एनालिसिस से लेकर और अब तक के एनालिसिस में जो भी आपको क्वेश्चन कराए गए थे और जो भी आपको बताया गया था, इन 4 दिनों की बात कर रहा हूं मैं, इनमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए थे कि इनसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आज आपको तीनों शिफ्ट में देखने को मिल गए। इसीलिए आपका ये जो एनालिसिस है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको आगे पता चलता रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये है आपके सामने पहला प्रश्न, बांग्ला भाषा विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में कौन से स्थान पर है? जो बांग्ला भाषा है ये विश्व में कौन से नंबर पर है? जो सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं उनमें, ये आपको बताना। बताओ फटाफट से। इसी में आपकी हिंदी भी आ जाएगी, हिंदी कौन से नंबर पर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए याद रखिएगा, जब ये 7वें नंबर पर बांग्ला पूछी है तो ये पूछ सकता है पूरे विश्व में बोली जाने वाली पहले नंबर की भाषा कौन सी है, दूसरे की कौन सी है, तीसरे की कौन सी है। तो उन सब भाषाओं को जो है आज हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, प्रमोद, किशोरी, निशु, प्रियंका, अक्षय, जानवी, राचू, मोहम्मद उमर, प्राची, जानवी, प्रभात, आंचल गुप्ता, किशोरी, प्रमोद, सारे बच्चों को जो है एक बार इस क्लास को शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, चलिए ये कौन से नंबर पर आती है? तो याद रखिएगा ये 7वें नंबर पर आती है। कौन से? 7वें नंबर पर ये आती है। पहले पर कौन सी है? तो याद रखिएगा जो इंग्लिश है, क्या जो इंग्लिश है ये पहले नंबर पर है, तो ये आपको रखना है। दूसरे नंबर पर जो है कौन सी आ जाएगी? तो याद रखिएगा मैंड्रिन। कौन सी? मैंड्रिन। और मैंड्रिन में कौन सी? चाइना। मैंड्रिन में 3 भाषाएं आती हैं बेसिकली, चाइना, जापानीज, मतलब चाइनीज, जापानीज और कोरियन, तीनों भाषा मैंड्रिन परिवार की ही हैं। तो मैंड्रिन में भी सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली है वो है चाइना, चाइनीज, जो चाइना की भाषा है ना, दूसरे नंबर पर है ये। तीसरे नंबर पर कौन सी है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी हिंदी। तीसरे नंबर पर कौन सी है? तीसरे पर है आपकी हिंदी। तो ये आपको याद हो जाएगा, मतलब याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्योंकि बांग्ला पूछा है, हिंदी भी आपसे पूछेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, इसके बाद कौन सी है? तो याद रखिएगा स्पेनिश। कौन सी? स्पेनिश। फिर आती है आपकी फ्रेंच। कौन सी? फ्रेंच। और उसके बाद आपकी आती है अरेबिक। कौन सी? अरेबिक। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आती है आपकी बांग्ला। कौन सी? इसके बाद आती है आपकी बांग्ला। बांग्ला कौन से नंबर पर है? तो 7वें पर बांग्ला बोली जाती है बांग्लादेश में, और भारत में मोस्टली जो मेजर जो जगह है जहां बोली जाती है वो है पश्चिम बंगाल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल का उपयोग भारत द्वारा किया जाता है? भारत जो है, जो सिंधु नदी जल समझौता है ये हुआ है आपका 1960 में। कब? 1960 में ये हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा 1960 में हम सिंधु नदी का कितना हिस्सा जो है यूज कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं मात्र 20%। कितना? मात्र 20%। हमारे हिस्से में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो याद रखिएगा रावी आती है, ब्यास आती है और सतलज। इसके अलावा झेलम, सिंधु और बाकी की जो नदियां हैं वो किसके हैं? वो हैं पाकिस्तान के हिस्से में। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा सिंधु नदी से कुछ क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आपके पूछे गए। सहायक नदियां कौन सी नहीं है, ये सब है ना। अभी कौन कौन से क्वेश्चन इससे और पूछे जा सकते हैं? तो ये कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा ये निकलती है मान सरोवर से। ये क्वेश्चन पूछा जाना है अभी आपका। कहां से भारत में प्रवेश करती है? तो लेह से प्रवेश करती है। ये आपका पूछा जाना है अभी, ये पूछा जाने वाला है। और स्पेशली एक सहायक नदी जो सिंधु नदी की पूछी जाएगी, जरूर याद रखनी है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है, किशन गंगा। ये जरूर आपसे पूछे जाने वाली है, किशन गंगा नदी। ये जो सिंधु नदी की नदी है, सहायक नदी, ये आपके एग्जाम में आने वाली है, याद रखिएगा। ठीक है, 1813 में कौन सा अधिनियम आया था? 1813 में कौन सा अधिनियम आया था? तो ये था आपके 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा था? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन सी खूबियां थी, इसमें क्या क्या चीज थी जिसके लिए ये जाना जाता है, या इससे अब
देखिए जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अधिकतर क्वेश्चन जो है कथन के रूप में पूछ रहा है, कथन लिख के दे देता है, कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है ना। ऐसा लग रहा है ये इसका एग्जाम ले रहा है, क्योंकि उसमें भी कथन के बहुत से आते हैं ना। ये अभी तक जो है वनडे जो एग्जाम थे आपके वो मल्टीपल थे ना, इसका आंसर क्या होगा ये, इसका आंसर क्या होगा ये। अब क्या कर दिया, अब आपको कथन दे रहा है, पहला दूसरा, जो अभी का ट्रेंड है, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा गलत है कौन सा सही है, बस ये पूछ रहा है। अब यहां पर 1813 से क्या क्या आपका पूछा जा सकता है। तो पहला, यहां पर भारत में ईसाई मिशनरियों को, किसे, ईसाई मिशनरियों को जो है क्या दिया गया है, अनुमति दी गई थी। क्या दी गई थी, इन्हें अनुमति दी गई थी कि ये ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती हैं, कहां पर, भारत में। ठीक है, एक क्या दिया गया था, याद रखिएगा, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार जो है ये क्या कर दिया गया, ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अच्छा कमेंट में लिखकर ये तो बताइए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन जब हुआ था उस समय भारत का राजा कौन था, या ये बताइए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय जो ब्रिटेन था उसमें क्वीन या किंग कौन था, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, बस एक चीज को छोड़कर, एक तो चाय के व्यापार को और दूसरा चीन के साथ व्यापार को। दूसरा क्या था, दूसरा चीन के साथ व्यापार को जो है, इन दो को छोड़कर बाकी का सब जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरी चीज जो आपको यहां याद रखनी है, जो आपके लिए जरूरी है, और वो ये है कि जो चार्टर एक्ट है इसमें जो भारत का उपनिवेशीकरण है उसे वैधता मिल गई। क्या मिल गई, भारत के उपनिवेशीकरण को, भारत के उपनिवेशीकरण को जो है क्या मिल गई, इसे मिल गई वैधता। याद रखिएगा, एक और चीज जो आपको याद रखनी है यहां से, वो ये है कि 1813 के चार्टर एक्ट में जो शिक्षा है उसके लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवंटित किए गए। कितने, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। ये भी आपके ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, ये आवंटित किए गए, तो ये आपको याद रखना है। उत्तरी भारत में मकर संक्रांति किस माह में मनाई जाती है, उत्तरी भारत में मकर संक्रांति किस माह में मनाई जाती है। भारत में राजा था अकबर, और जो इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश जो है, वहां पर कौन थे, तो वहां थी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मनाई जाती है जनवरी में, स्पेशली 13 जनवरी। ठीक है, और अगर हिंदी जो है, अगर देखा जाए ये अंग्रेजी मंथ है ना, अगर हिंदी मंथ, क्योंकि यही पूछा है जनवरी फरवरी करके दिया है, पर अगर हिंदी मंथ करके पूछे तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका पौष। पूस बोलते हैं गांव वगैरह में, कहते हैं ना माघ पूस, तो जो पूस या पौष जो है ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। वैसे डेट क्या है, तो ये है आपकी 13 जनवरी, तो ये आपको याद रखना है। मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, इस दिन जो सूरज है वो मकर संक्रांति की ओर जो है गमन करना प्रारंभ कर देता, मतलब मकर संक्रांति जो मकर रेखा ना उस पर चमकता है ये उस दिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहां जो मानसरोवर है यहां से और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, तो याद रखिएगा, एक तो आपको याद रखनी है ब्रह्मपुत्र और दूसरी याद रखनी है सतलज। कौन सी, सतलज, तो ये आपको याद रखनी है। कमेंट में लिखकर ये बताइए कि जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी है ये भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है और किस राज्य से प्रवेश करती है, बताइए। एक अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी है, ऐसा ऑप्शन दिया था, बच्चों ने जो है लिखकर भेजी है एक रिएक्शन की, ये रिएक्शन है या नहीं, पर वो सही है। याद रखिएगा HCl NaOH। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaCl। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NaCl और बचा आपका H2O। ये क्या है, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सिपकीला दर्रा जो है कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और वहां से जो सतलज नदी है ये भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताओ लद्दाख में कौन सा दर्रा है, क्योंकि जरूरी है, याद रखिएगा आपको राज्य के हिसाब से बताने। ठीक है, ये बताओ उत्तराखंड के कुछ दर्रे बताओ, सिक्किम के कुछ दर्रे बताने हैं, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे आपको बताने। दर्रों से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दर्रों से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी पूछा नहीं जाएगा। यकीन मानो पूछा जाएगा। दर्रों से धीरे धीरे पेड़ पौधों तक जो है, धीरे नदियां पहाड़ होते होते जो है अब दर्रों का ही नंबर है, तो याद रखना। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 53 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो आर्टिकल 53 है इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, कौन,
जो राष्ट्रपति है ये क्या होगा, ये कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी कार्यपालिका शक्ति। क्या, कार्यपालिका शक्ति। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, कमेंट में लिखकर बताओ आर्टिकल 54 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा। चलो पहले तुम ही बताओ आर्टिकल 54 किससे संबंधित है, कमेंट में लिखकर बताओ। आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, कमेंट में लिखकर बताओ। आर्टिकल 52 क्या है, यह भी आपको कमेंट में लिखकर बताना है। आर्टिकल 123 ये पूछ लिया है सवाल आपका। आर्टिकल 143 पूछने वाला है। आर्टिकल 72 पूछेगा। आर्टिकल 76 पूछेगा। आर्टिकल 213 और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, ये आपको याद रखना। ये मेजर है, ये आपको याद रखने ही रखने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके द्वारा दिया गया, ये पूछ रहा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया, माना, नीति, लिपु। ये हैं कहां पर, लिपुलेख उत्तराखंड में। कहां पर, उत्तराखंड। जेलेपला नाथुला सिक्किम में, ठीक है। बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए बहुत अच्छे। 61 है आपका महाभियोग किस पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर। कमेंट में लिखकर बताओ ये महाभियोग चलाने का जो अधिकार है या जो महाभियोग राष्ट्रपति को जो पद से हटाने का जो नियम है ये या ये प्रावधान है, ये किस देश से लिया गया है, एक बार कमेंट में लिखकर बताओ। ये किसका है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो याद रखिएगा ये माइकल फैराडे का। किसका, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कब, 1931। कब, 1931 में जो है इन्होंने ये लेकर आए थे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज, बहुत सही। अच्छा नगर इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि कहां से निकलता है, यूएसए से लिया गया, ठीक है। लगता है तुम वहां तक पहुंच ही गए हो। चलो ये भी अच्छा, चलो आगे देखो, ठीक है। बेंजीन का आणविक संरचना देखो, एक तो इसका जो रासायनिक सूत्र है ये है आपका C6H6। क्या हो जाएगा, C6H6। कुछ बच्चे कह रहे थे मतलब ये इस तरह से संरचना बनकर आई थी, ठीक है। और ये पूछा था कि कौन सा सही है। तो इसमें क्या होता है, C6H6। और इसमें जो बॉन्ड होते हैं ये चलायमान होते हैं, ये यहां भी हो सकते हैं या आप इसे ऐसे करके अगर करें तो ये यहां भी निकल सकते हैं बॉन्ड। और बाकी यहां पर C होता है और यहां पर सिंगल बॉन्ड पर H से जुड़ा होता है। मतलब ये C और ये C, यहां भी C, ये मतलब 6C और 6H, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। ये क्या है, ये है बेंजीन की रासायनिक संरचना। तो ये आपको याद रखना। पल्लवी आनंद, दीपेंद्र बिट्टू, हरिओम सिंह, बहुत बढ़िया। लाइसेंस वाली योजना भी है, आगे है, सब्र करो थोड़ा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के लिए कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब छोटा और वास्तविक दिखेगा। वह स्थिति कौन सी है उत्तल दर्पण के लिए, ध्यान दो। उत्तल दर्पण के लिए वह स्थिति कौन सी है जब जो प्रतिबिंब है ये छोटा और वास्तविक दिखेगा। जैसा प्रतिबिंब है वैसा तो दिखेगा ही, साथ में छोटा भी दिखेगा। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। तो अभी ये आपका, अच्छा कमेंट में लिखकर बताओ उत्तल लेंस और अवतल लेंस से अब तक जिन क्वेश्चंस को मैं देख रहा था अब तक नहीं आए वो हैं ये कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वर्णांतता में किस लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो जो वर्णांतता है ये सही हो जाती है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। अगला, पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन में आपका दिया गया था SO2 एंड NO2। तो याद रखिएगा ये दो गैसें तो होती हैं, इसके अलावा CO2 भी इससे निकलती है, अमोनिया भी इससे निकलती है। याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन्स भी जो हैं इससे निकलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और आपको यहां याद रखनी है, SO2 और NO2 ये दोनों जब रेन में मिल जाते हैं तब बनती है एसिड रेन, या ये कह सकते हैं कि एसिड रेन जो है ये किसके कारण होती है। तो याद रखिएगा जो एसिड रेन है ये SO2 और NO2 के कारण होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नमामि गंगे योजना का, अच्छा चलो हाँ ये तो गया। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्यों जो है ये योजना लेकर आई गई थी, बताओ जल्दी से। दूरदृष्टि के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे।
ठीक। अच्छा ये बताओ, ये नमामि गंगे योजना जो है ये क्यों शुरू गई है? ये एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये कि आपकी इस सैटरडे को, किसे, इसी सैटरडे को जो है आपकी एक मैराथन होने वाली है 1 बजे। कब? 1 बजे जो है आपकी मैराथन है, किसकी? साइंस की। किसकी? साइंस की जो है आपकी मैराथन है इसी सैटरडे को 1 बजे। तो इससे आपको जरूर जुड़ना है, ठीक। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके यहां से जो आने वाले एग्जाम है उनमें यहां से क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएंगे, क्योंकि अभी इससे 14 तारीख को जो हमने मैराथन की थी उसमें से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आए, और जो अभी क्वेश्चन आए हैं इनके आधार पर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को जो है हम 1 बजे करेंगे सैटरडे को। तो उससे आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। नमामि गंगे योजना क्यों लेके आई गई थी? ताकि गंगा को स्वच्छ किया जा सके। किसके लिए? गंगा को स्वच्छ किया जा सके। क्यों लेकर आई गई है? गंगा को स्वच्छ किया जा सके। कब लेकर आई गई है? तो याद रखिएगा, यह लेकर आई गई है 2014 में। कब? 2014 में गंगा को और प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो है इसे लेकर आया गया है। तो यह आपको याद रखना है। प्रोपेन में कितनी संख्या है हाइड्रोजन की? प्रोपेन में हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा है अमित कुमार, बहुत अच्छे। देखो कितनी संख्या है, तो याद रखिएगा यह है आपका C3H8। यह क्या है? यह प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या है 3। और अगर पूछा जाए आपसे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी आपकी 8। कितनी? 8। तो यह आपको याद रखना है। अच्छा कमेंट में लिखकर बताओ, ब्यूटेन, जो ब्यूटेन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। साथ में कमेंट में लिखकर बताओ, जो एसिड रेन है इससे क्या क्या नुकसान है आपको बताना है। बताओ फटाफट से, ठीक। अगला, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई? आपको बताना है इनमें से कौन सी वह योजना है जिसके तहत जो लाइसेंस उद्योग है उसमें लाइसेंस राज योजना जो है ये शुरू की गई है। ये आपको बताना। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक। 1 मिनट, एक क्वेश्चन कहां गया? एक क्वेश्चन और था, उसे और लिख लो। वो ये कि एल्यूमिनियम, क्या जो एल्यूमिनियम है इसके अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क भी आपसे सुबह पूछे गए थे। आपको बताना है एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, एक है आपका बॉक्साइट, आगे तो नहीं है, नहीं है, चलो क्या है? एक है आपका बॉक्साइट, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक आपको याद रखना है क्रायोलाइट। क्या? क्रायोलाइट, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अयस्क आपको याद रखना है अभ्रक। कौन सा? अभ्रक, तो ये आपको याद रखना है। एक अयस्क इसका आपको याद रखना है डायस्फर। कौन सा? डायस्फर, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है? ये एक अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, लोहे के अयस्क कमेंट में लिखकर बताओ और तांबे के अयस्क कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, ये जो है ये शुरुआत की गई है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना से। कब से? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से। कब से? 1956 से। इसमें क्या हुआ है? इसमें जो उद्योगों के लिए लाइसेंस चाहिए उनके लिए फिर लाइसेंसी राज, मतलब उद्योग, कुछ उद्योग हैं उनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो जो लाइसेंसी राज है यह प्रारंभ हुआ है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना से। और यह समाप्त कब हुआ है? यह समाप्त कब हुआ है? तो यह समाप्त हुआ है आपका 1991 में, जब हमने एलपीजी सुधार किए थे। जब हमने एलपीजी सुधार किए थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी आपकी 8वीं। और इस समय हमने क्या किए थे? इस समय हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। क्या किए थे? एलपीजी रिफॉर्म्स। कौन वित्त मंत्री थे उस समय? तो वो थे मनमोहन सिंह। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं जो कि 1991 में किए थे, ये क्या थे? ये थे लिबरलाइजेशन, मतलब जो उद्योग वगैरह है उसमें ढील देना, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेना, लिबरलाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। पहला ये है। एक है आपका प्राइवेटाइजेशन और एक है आपका
ग्लोबलाइजेशन। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। आपसे एग्जाम में एलपीजी रिफॉर्म्स कब लिए गए, कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा नरसिम्हा सिंह। साथ में आपसे ये भी पूछेगा एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। एक ये एलपीजी और एक गैस एलपीजी है, तो उस एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। एक क्वेश्चन था आपका, रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहां पाया जाता है। रेड सैंडलवुड वृक्ष कहां पाया जाता है। सैंडलवुड क्या होता है, चंदन ना, और लाल चंदन देखा ना, पुष्पा भाव झुकेगा नहीं, कहां की है, क्या लगता है क्या हो जाएगा। जो सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड है, ये वृक्ष भारत में कहां पाए जाते हैं, है ना। बढ़िया, बताओ जल्दी से। हाँ, उसमें एक डायलॉग भी है कि अपने जैसा माल अक्खा दुनिया में कहीं नहीं है ना, तो बस भाई है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में इसी जगह पाया जाता है। कौन सा, तो याद रखिएगा ये है आपके आंध्र प्रदेश। कहां पर, ये सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। CaCl2 बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग, CaOCl2, क्या CaOCl2 बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना। बताओ जरा, CaOCl2 बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है, ये आपको बताना। CaOCl2 बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है, ये आपको बताना। बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका CaOCl2। देखो ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, किससे, CaOH के होल ट्वाइस में अगर क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, किसकी, क्लोरीन की क्रिया कराएंगे, तो मिलेगा आपको CaOCl2। CaO, ये OH है, ठीक है, Cl2, और बचा क्या, बचा आपका H2O। तो किसकी क्रिया कराएंगे, तो याद रखिएगा ये कराएंगे Cl2 की। कई बार मैंने आपको ये रिएक्शन कराई है जब से ये एग्जाम में आई है, उसके बाद से। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये मैंने इससे कराए हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि जो शाम की शिफ्ट में आए थे वो आज भी आ गए, है ना। कुछ क्वेश्चन जो पहली शिफ्ट में आ गए थे वो भी आ जाएं। कुछ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बताया था कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अभी बन सकते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, और वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। याद रखिएगा, तत्वों की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है। यहां पर एक जो अभिक्रिया है वो दी गई थी, वो आपको याद रखना है कौन सी, तो याद रखिएगा वो थी आपकी Fe प्लस CuSO4, और इसका जो आंसर है वो बता रहा हूं मैं, FeSO4 और Cu, क्या है, Cu। अब यहां पर एक चीज समझो, ये क्या है, अभिक्रियाशीलता। जिसकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है ना, वो दूसरे को रिप्लेस करता है। यहां इसकी Fe की अभिक्रियाशीलता Cu से अधिक है, तो इसने जो है Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया। अच्छा, अभिक्रियाशीलता में कौन सा तत्व कहां आता है ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर एक बार आपसे ये जो है क्रिया पूछ ली है तो इसी तरह की और भी क्रियाएं आपसे पूछ सकता है। तो हर क्रिया याद करना ना आपको संभव है, ना मैं आपको याद कर सकूं ये संभव है, पर इतना संभव है कि मैं अभिक्रियाओं का जो तत्व है ना, जो धातु है, उनकी जो अभिक्रियाशीलता है उसका क्रम बना के आपको यहां बता दूं, और उससे जो है आप उसे लिख लें, याद कर लें, और इनसे ही जो अभिक्रियाएं हैं आपकी वो है बनेंगी, सॉरी, इससे ही अभिक्रियाएं आपकी बनेंगी। कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आता है आपका पोटेशियम, और फिर आता है आपका सोडियम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर याद हो दूसरे या तीसरे दिन जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिक्रिया के रूप में इन तत्वों को सजो, कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा उससे कम है, कौन सा उससे कम है, और कौन सा उससे कम है। ठीक है, जिन बच्चों को ये पता है कमेंट में लिखकर बताओ। देखो सबसे पहले आता है आपका पोटेशियम, फिर है आपका सोडियम, फिर है आपका कैल्शियम, और फिर है आपका मैग्नीशियम। ये आपका रखना है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसके अलावा इसके बाद है आपका एल्यूमिनियम। कौन सा, एल्यूमिनियम, ध्यान देना, एल्यूमिनियम, फिर है आपका जिंक, और फिर है आपका आयरन। याद रखिएगा क्या आ जाएगा, आयरन हो जाएगा आपका, और इसके बाद है आपका लेड, और फिर आता है आपका Cu। क्या आता है, फिर आता है आपका लेड, और फिर आता है, सॉरी पहले आता है फिर Cu, फिर लेड के बाद क्या आता है, लेड के बाद आता है आपका हाइड्रोजन, सॉरी लेड के बाद आएगा आपका हाइड्रोजन, और फिर आएगा आपका Cu। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आएगा आपका Hg, फिर आएगा आपका Ag, और फिर आएगा आपका Au। ये क्या है, ये है अभिक्रिया, जो कौन कितना अभिक्रियाशील है,
पोटेशियम सबसे अधिक है, और ये जो सोना है Au औरम, ये सब लैटिन भाषा का शब्द है औरम, औरम यानी कि ये है सोना सबसे नीचे आखिरी। सोना जो है सबसे कम अपक्रियाशील है, इसीलिए सोना जो है मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। आपने कई बार पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। क्यों? बहुत कम अपक्रियाशील है, और जो वायु और जो जल वगैरह है उससे अपक्रिया नहीं करता। देखो एक बात यहां ध्यान से सुनो, इसमें क्या था, मैंने कहा था इसकी अपक्रियाशीलता अधिक है और इसलिए इसने Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अगर यहां ध्यान दो तो Fe कहां पर है, यहां पर, और ये इससे कम क्रियाशील अपक्रियाशील तत्व कौन कौन से हैं, तो Pb, हाइड्रोजन और Cu, यानी कि इसीलिए इसने इसे क्या कर दिया, Fe ने Cu को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Fe की जो अपक्रियाशीलता है ये Cu से अधिक है। सेम जो पोटेशियम है सोडियम को जो है रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम जिंक को, जिंक आयरन को, आयरन लेड को, लेड हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कॉपर को, कॉपर जो Hg है आपका मतलब पारा जो है इसको, और फिर ये Ag को, और फिर वो Au यानी कि सोने को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये लिख लो फटाफट से। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? जो कोयला है इसके अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? बहुत बढ़िया, बताओ। बिल्कुल सर, आज 8 बजे आपके सामने बिल्कुल समक्ष उपस्थित होंगे, टेंशन ना लो। बताओ जल्दी से, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा इससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। उदासीनीकरण अपक्रिया का अभिकारक क्या होगा यदि ये लिथियम सल्फेट और जल उत्पाद के रूप में बनाती है? तब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी लिथियम सल्फेट। क्या? लिथियम सल्फेट बना रही है, और बना रही है H2O यानी कि जल। उदासीनीकरण अपक्रिया कौन सी है? तो याद रखिएगा ये फिर से रिपीट होने वाली है आपके एग्जाम में, तो ये हो जाएगी आपकी LiOH, और ये किसके साथ क्रिया कर दे, H2SO4 के साथ। अगर LiOH लिथियम जो हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर दे तो लिथियम सल्फेट बनेगा, साथ में बनेगा आपका H2O। ये फिर से रिपीट होगी, मैं कह रहा हूं इसे याद रखना, LiOH प्लस H2SO4, LiSO4 प्लस आपका H2O। ठीक है, अगला, पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित किया जाता है? पौधों में अपशिष्ट जो उत्पाद हैं इन्हें कहां संग्रहित किया जाता है? तो देखो मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में मुझे इसका सही जवाब नहीं मिला, पर अंग्रेजी मतलब इसकी प्रॉपर हिंदी क्या हो सकती है वो कहना मुश्किल है, इसलिए अंग्रेजी में है, तो इसे आप लिख लो। ठीक है, ये क्या है, एक तो है आपका सेल्यूलर, तो ये आपको याद रखना है, बाकी आपका है वैक्यूलस। क्या? वैक्यूल्स। ठीक, तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों में अपशिष्ट जो है ये कहां एकत्रित होते हैं? तो वो यहां एकत्रित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब अंग कहते हैं, क्यों? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज कब की गई है? 1886 में अल्टमैन ने की है। किसने? 1886 में किसने की है? अल्टमैन द्वारा जो है ये की गई है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर कोशिका का क्या कहते हैं? मानव शरीर की जो कोशिका है उसे उसका पावर हाउस कहते हैं। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर की कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस किया जाता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं, पूछ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे अजीब अंग कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है और स्वयं का राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम जो है ये इसका होता है, इसलिए इसे अजीब अंग कहते हैं। क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम जो है इसका स्वयं का होता है, स्वयं का। ठीक है, अपना अलग। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है कि जो राइबोसोम है इसकी खोज जो है कब की गई है? तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है ये की है जॉर्ज पेलेड ने। किसने? जॉर्ज पेलेट द्वारा जो है इसकी खोज की गई है, और ये शायद 1992 या 1991 के समथिंग की गई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आपके लिए याद रखिएगा, इसके आगे भी क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, जैसा कि आप सभी को पता है एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपके पूछे जा रहे हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसके लिए आपको एक बेहतरीन जो है
बैच है आपका, ये है आपका श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें आपको जो साइंस है वो एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक की कराई गई है। यहां पर आपको फुल कोर्स मिलेगा, ना कि सिर्फ साइंस, आप मैथ और रीजनिंग का बेहतर रिवीजन आप अपना कर सकते हैं, साथ में जीएस और साइंस जीरो से एडवांस लेवल। ग्रुप डी के अलावा भी, ग्रुप डी के अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हैं जहां साइंस पूछी जाती है तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, पीडीएफ बेस्ड कंटेंट डाउट सेशन है, रिकॉर्डेड बैच है। एक जो मुखर्जी नगर की बेस्ट फैकल्टी थी ना, उनसे जो है इन्हें रिकॉर्ड कराया गया था, जिससे कि आप अपना एग्जाम जो है बेहतर तरीके से दे सकें, आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए। ठीक है, तो इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, रवि, मनी, प्रयाग, काम्या, नोबिता, पिंकू, एक बार आप सभी बच्चे मिलकर इस क्लास को कर दीजिए शेयर, और आप सभी बच्चे एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। याद रखिएगा एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इन एनालिसिस में जो भी बताया गया आपको साइंस और जीएस के लिए कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे भी गए हैं, और आज बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हैं। ठीक है, वो आप देख ही रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में कौन से बदलाव नहीं होते? किशोरावस्था में कौन से बदलाव नहीं होते हैं? तो इनमें एक ऑप्शन था मोटापा, एक ऑप्शन जो था ये था मोटापा। तो आपको याद रखना है ये ही उसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मोटापा के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किशोरावस्था के बाद ही हो, उससे पहले भी होता है ना। आपने बीन में एक्सरसाइज जैसे बच्चे भी देखे होंगे, मतलब वो उनका हेल्थ पर ख्याल नहीं है, ऑफेंड नहीं होना बिल्कुल भी, मतलब क्योंकि सेहत का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली बचपन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, मतलब मोटे शरीर में जो समस्याएं हैं वो ज्यादा होती है, स्पेशली बहुत सी समस्याएं जो है, जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई आपकी, या बीपी की प्रॉब्लम हो गई, या हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ये कहाँ 50 के बाद हुआ करती थी, धीरे धीरे जो है बिल्कुल 35, 30, 35, 36 के लोगों को लगने लगी। ठीक है, अच्छा, शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है? शक्ति की कौन सी इकाई नहीं है? तो क्या क्या इसमें दिया गया था? तो एक तो दिया गया था आपका वाट, ठीक है, एक दिया गया था आपका हॉर्स पावर। क्या दिया गया था? हॉर्स पावर। ठीक है, एक दिया गया था यहां पर आपका ऑप्शन शायद किलो जूल, जूल पर सेकंड, ऐसा कुछ करके दिया गया था। पूछा था कि कौन सी जो है इसकी इकाई नहीं है। एक ऑप्शन इसका दिया था किलोवाट पर आर, किलोवाट पर आर ये शक्ति की इकाई नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तल दर्पण का सदैव आवर्धन कितना होता है? और जो उत्तल दर्पण है इसका सदैव आवर्धन कितना होता है, ये आपसे पूछा है। ऐसा इकाई वाट है, पूछ रहा था, 4 ऑप्शन दिए थे ना, उसमें 3 इकाई दे रखी थी अलग, जैसे सीजीएस होती है आपकी, एसआई होती है, अलग अलग इंटरनेशनल इकाई दे रखी थी। एक दे रखा था किलोवाट पर आवर, तो ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण का सदैव आवर्धन कितना होता है? तो याद रखिएगा इसका जो आवर्धन है सदैव होता है, ऑप्शन अलग अलग दे रखे थे, जैसे m ग्रेटर देन 1, m इज लेस देन 1, सॉरी m इज ग्रेटर देन, m इज लेस देन, m इज इक्वल टू 0। एक दे रखा था m, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि m इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा? m इज ग्रेटर देन, एक मिनट, m इज ग्रेटर देन 1 और ये ग्रेटर देन 0, इस तरह से कुछ दे रखा था, तो आपको बताना था कौन सा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं यही है, 0 इज लेस देन m और m इज ग्रेटर देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है 0 से 1 के बीच में जो m है ये 0 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। ठीक है, हाँ लगभग लगभग ऐसा ही। ठीक, चलो बढ़िया, मतलब 0 इज लेस देन 1 और 1 इज लेस देन m। ठीक, इस तरह से। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है ये दिया गया था, और ये जो है इसके लिए सही हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है आपके पूछ रहा है आपका उत्तल दर्पण में, कहां पर? उत्तल दर्पण में आपतित किरण, याद रखना क्या है? उत्तल दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से जा रही है, तो कौन सा आपतन कोण इसका बनेगा? जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आपतित किरण, आपतित किरण जो किरण पड़ रही है, आपतित किरण जो है ये मुख्य अक्ष से अगर जा रही है तो आपतन कोण जो है इसका कितना बनेगा? तो याद रखिएगा ये बनेगा आपका 0 डिग्री।
कितना, मतलब कुल मिला के ऐसा है, जो आपतित कोण ऐसे, जो किरण ऐसे जाएगी ना वो आपतित होगी, मतलब ये मुख्य अक्ष पर, उच्च अक्ष पर ही जो है रहेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को केंद्र में रखकर बनाया गया, मतलब कौन से वो दो तत्व हैं जो फोकस में, बीच में, जिन पर फोकस रहा है, मतलब कौन से वो दो तत्व हैं जिन पर फोकस रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अच्छा, जो आवर्त सारणी का जनक है किसे कहा जाता है, कमेंट में लिखकर बताओ। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट में लिखकर बताओ। कमेंट में लिखकर यह भी बताओ कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, यह भी आवर्त सारणी से संबंधित है। आपको बताना है ये प्रारंभ कहां होता है और इसका अंत कहां होता है। यह 2 बार पूछ लिया है क्वेश्चन अब तक, 3 दिन में 2 बार, 3 या 4 बार के 4 दिन के एग्जाम में ये आपका कितनी बार, तो ये आपका 2 बार जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, और फिर से अभी आने के चांसेस ज्यादा है इसके। आपको ये जवाब भी देना है, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कौन कौन से 2 तत्व हैं जो कि केंद्र में रखे गए हैं, तो याद रखिएगा ये रखे गए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं 2 तत्व हैं जो बीच में रखे गए हैं। संविधान में पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ, तो जब विमुद्रीकरण का क्वेश्चन कराया था, याद करो 2016 वाला है ना, जिसमें जो है हमारे यहाँ 1000 और 500 के नोट जो है बैन कर दिए गए थे रात 8 बजे के बाद आके, है ना। तो उसी तरह का क्वेश्चन जो अभी जो आपके क्वेश्चंस कराए, प्रैक्टिस सेट जो कराए, जो जीएस का जो मैंने वो कराया ना आपका क्रैश कोर्स, उसमें ये क्वेश्चन कराया, यकीन नहीं आए तो जाके देख भी लो, ठीक है। सबसे पहली बार कब हुआ, तो ये हुआ 1978 में, ठीक है। किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की, किसकी, मोरारजी देसाई की जो है ये सरकार थी। तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने कितने कौन कौन से नोट बंद किए थे, तो इन्होंने बंद किया था 10,000 का, ठीक है, 1,000 का और 500 के, तब 10,000 का नोट भी था, है ना, 10,000, 500 और आपका 1,000 के नोट जो है इन्होंने बंद किए थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली बार यही हुआ था। संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा था, आज सुबह ही बताया, आज सुबह ही आपसे कहा था कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये आपसे पूछा गया है, और ये सुबह वाले में पूछा गया था, ये यहां पर टाइप होना रह गया, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आपके आज सुबह के एग्जाम में पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा इसमें जो है सुबह मैंने बताया था कि 51A, एक तो मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया जिससे कि मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 11 हो गई। साथ में आपका जो क्वेश्चन में आया था कि 21A शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है यह है आपका 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है ये जोड़ा गया था। तो ये आपको याद रखना है। एक यहां पर जोड़ा गया था आर्टिकल 51A 45A ये भी शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा देने का प्रावधान है। और आपका 51A में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, इसमें जो है अभिभावक या संरक्षक, बच्चों के जो भी अभिभावक या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना जो है उनका मौलिक कर्तव्य होगा। तो यह किया गया था, सुबह ही बताया था, याद रखिएगा कौन सा। तो यह जोड़ा गया है 51A में जोड़ा गया है 11वां मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि आपका मौलिक कर्तव्य। और ये कब जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 2002 में। महेंद्रगिरी पहाड़ियां किस राज्य में, कई बार बताया है कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। और मैंने ये भी बताया कई बार कि जो क्वेश्चन है कई बार ऊंची चोटी में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी देकर बाकी उससे छोटी छोटी चोटियां देकर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। पहले तो याद रखिएगा ये कहां पर है, तो ये है उड़ीसा में। कहां पर है, ये है उड़ीसा में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो पूर्वी घाट किसकी चोटी है, ये चोटी है पूर्वी घाट की, किसकी, याद रखिएगा ये पूर्वी घाट की चोटी है। और जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अरमाकोंडा। याद रखिएगा कौन सी, अरमाकोंडा जो है ये आपको याद रखना है। यहां पर मैं चोटियां लिख देता हूं, एक बार ध्यान कर लो, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा एवरेस्ट। क्या हो जाएगी, एवरेस्ट। तो ये आपको याद रखना है। अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो याद रखिएगा गुरु शिखर। कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी अनाई मुड़ी। क्या हो जाएगा, अनाई मुड़ी। अगर आपसे कभी पूर्वी घाट की चोटी पूछे तो याद रखिएगा अभी अभी मैंने बताई है अरमाकोंडा। कौन सी, अरमाकोंडा। यहां तक तो सभी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है यहां पर, अगर विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पूछे
तो याद रखिएगा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सद्भावना। कौन सी? सद्भावना। अंग्रेजी में भी कई बार लिखकर आता है गुडविल। सद्भावना की जगह इस तरह से लिखा जाता है गुडविल, दोनों एक ही है, याद रखिएगा। अगर सतपुड़ा की आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा जो सतपुड़ा है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। कौन सी? धूपगढ़ चोटी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। भगवान बुद्ध से रिलेटेड अलग स्लाइड में, कल की जो आपकी क्लास है, कल या परसों की जो आपकी क्लास है, उसमें महात्मा बुद्ध से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी एक स्लाइड में मैंने अलग से महात्मा बुद्ध लिखकर उनके बारे में बताया था। और अभी एक ही क्वेश्चन इससे आया, बहुत से क्वेश्चन अभी आपके आने बाकी हैं। जैसे संगति, आपसे अलग से भी क्लास डाली गई है, वहां भी देख सकते हैं। एनालिसिस को देख लीजिए। आप एनालिसिस नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों आप नहीं देखते हैं, पर एनालिसिस आपके आने वाले टाइम में आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर आप नहीं देखते, ये आपकी समस्या है, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर है, तो ये है आपके बोधगया में। कहां पर है? ये है आपके बोधगया में। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर पूछा जा सकता है आपसे जो है बौद्ध संगति कौन कौन सी हुई, तो चारों बौद्ध संगति आपको याद रखनी है। मृत्यु इनकी कहां हुई है, ठीक है। जन्म कहां हुआ है ये आपको याद रखना है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1919 में जब महात्मा गांधी से सबसे पहला क्वेश्चन 1930 को रिलेटेड पूछा गया था, तब मैंने आपको सारे जो आंदोलन है उन्हें लिखकर बताया था कि इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये पूछा गया है। किसका विरोध किया था 1919 में महात्मा गांधी ने, तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट का, है ना। और इसी के बाद जो है अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है आपका, तो ये आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919। बिश्नोई समाज जो है कहां कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये पाया जाता है आपके राजस्थान और गुजरात में। सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है राजस्थान में, और उसके बाद पाई जाती है गुजरात में, तो ये आपको याद रखना है। पूछ रहा है पौधे जो है CO2 जो है किस क्रिया के द्वारा छोड़ते हैं। जो CO2 है ये किस क्रिया के द्वारा जो है ये छोड़ते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कौन? पौधे। तो याद रखिएगा कौन सी क्रिया के द्वारा छोड़ते हैं, तो देखो दिन में तो ये जो है CO2 ग्रहण करते हैं, यहां पर पूछ रहा है CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कौन सी क्रिया? तो जो रात में ये क्रिया करते हैं जिसके तहत ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसे कहते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, श्वसन। तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा दिन में ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, किसके कौन सी क्रिया के तहत, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण। इसकी जो है आपको वो और याद रखनी है, कौन सी? रिएक्शन, है ना। 6CO2 प्लस आपका 6CO2 प्लस H2O, और उससे क्लोरोफिल और प्रकाश की क्रिया में C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, मानव गुणसूत्र में X और Y में किसकी गति अधिक है, मतलब X और Y गुणसूत्र हैं, इनमें अधिक गति किसकी है, तो याद रखिएगा Y की गति जो है ये अधिक है। और साथ में अगर पूछा जाए कि कौन सा बड़ा या छोटा है, तो याद रखिएगा Y X का एक कितना 1/3 है। X का कितना है? X का 1/3 है ये Y गुणसूत्र, तो याद रखिएगा X जो है ये बड़ा होता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। पौधों में संवहनी ऊतक कौन से हैं, तो याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ को जो है का संचलन करते हैं, और जो जाइलम है ये जल का करते हैं, ठीक है। CH3 CH2OH प्लस O2, इससे क्या बनता है? CH3COOH प्लस H2O। ये आपकी रिएक्शन पूछी गई थी, तो याद रखिएगा, दोबारा पूछी जा सकती है। सरीसृप लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? जो सरीसृप है इनका लिंग निर्धारण जैसे मानवों में पुरुषों पर निर्धारित करता है कि बच्चा मतलब लड़का होगा या लड़की, ठीक। जो सरीसृप है इनका जो लिंग निर्धारण है किस पर होता है, तो इसका एक कारक है तापमान, तो ये आपको याद रखना है। बिजली के तार में किस धातु का उपयोग होता है, तो बिजली के तार में कौन सा जो है विद्युत का सबसे अधिक चालक है? चांदी, पर महंगी है। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तांबा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तांबा। तो ये आपको याद रखना है। N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। बैलेंस करनी थी आपको। मैंने अमोनिया की हैबर विधि बताई थी। कौन सी? अमोनिया की हैबर विधि बताई थी, याद करो। N2 प्लस H2 इससे बनता है NH3। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, सॉरी N2, और ये हो जाएगा आपका 3H2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2NH3। तो ये आपको याद रखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को बाद में जोड़ा गया? बाद में जोड़े जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा बाद में जोड़े जाने वाले तत्व हैं आपके स्कैंडियम, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा है आपका गैलियम,
तो ये आपको याद रखना है। और एक है आपका जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम। ये 3 तत्व हैं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में जोड़े गए। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसके जनक है मोजले, तो ये आपको याद रखना है। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव हैं, तो याद रखना। अच्छा, A2AgCl is to 2Ag plus Cl2, ये जो अभिक्रिया है ये किसकी उपस्थिति में होती है? तो याद रखिएगा ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी? प्रकाश की उपस्थिति में जो है ये होती है, तो ये आपको याद रखना। याद रखिएगा आप सभी बच्चे जो क्लास में पहली बार आए हैं, आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये जो एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, तो जिन बच्चों ने अभी तक इसे परचेज नहीं किया तो जरूर कीजिए, श्योर सिलेक्शन बैच। याद रखिएगा यहां पर आपको साइंस, जीएस, मैथ और रीजनिंग के जो हैं जो क्लासेस हैं ये चलाई गई हैं, एकदम बेसिक से चलाई गई हैं। साइंस की आपकी 0 से एडवांस लेवल, 0 से एडवांस लेवल तक जो है आपको यहां साइंस मिलेगी, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के अलावा भी जो और जो एग्जाम है अपर लेवल के, उनमें भी जो है आप इन्हें जो है क्या कर सकते हैं, उनमें भी आपके ये यूज होंगी, तो इसे जरूर कर लीजिए। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल कोर्स है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सब मिलेगा। 7080100855 पर फोन करके जो है आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, पीडीएफ, बेस्ट कंटेंट, डाउट सेशन मिलेगा। क्लासेस आपकी एकदम बेसिक से होंगी। तो याद रखिएगा ये है आपके जीएस के क्वेश्चन जो आज आए थे, और अब जो है अश्विनी सर आपको कराएंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए। तो उन क्वेश्चन के लिए जो है मैं अश्विनी सर को बुला रहा हूं, तो एक बार उन सब अश्विनी सर का जो है स्वागत कर दीजिए फटाफट से। अब वो जो है आपको किसके क्वेश्चन कराएंगे? करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो कराने वाले हैं। ठीक, अश्विनी सर आ रहे हैं, एक बार जो है आपको स्वागत करना है उनका फटाफट से। ठीक है, चलिए बढ़िया।